इंसान होगा जो उन पर दुखी नहीं होगा। हम्म। आवाम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ठीक। हुक्मरानों को अपनी सीट बचानी होती है, अपनी पॉलिटिक्स बचानी होती है, अपने इंटरेस्ट बचाने होते हैं, अपना कारोबार बचाना होता है, अपनी अय्याशियों को दवाम देने के लिए वो कभी भी मसलन यूरोप और अमेरिका के खिलाफ, बरतानिया के खिलाफ कभी भी नहीं जाएंगे। उनकी इतनी हैसियत नहीं है। हमारे यहाँ भी एक बड़ी मुश्किल ये है, हम भी मसलन किसी अलायंस से, किसी ब्लॉक का हिस्सा इसलिए नहीं बन पाते हैं। आज तक हम ईरान से गैस इसलिए नहीं ले पाए कि हम अमेरिका से खौफजदा हाँ रहते हैं। बिल्कुल। तो कैसे होगा ये आइडियली तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, होना तो ऐसे ही चाहिए, जी। लेकिन प्रैक्टिकली इस बात को जो है ना, वो हम अमली तौर पर इस बात को होते हुए नहीं देखते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान की जानिब से कोई स्टेटमेंट ऐसा सामने आया है वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जो आप कोट करना चाहें? मैं चूंकि सुबह से मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के साथ मसरूफ था, तो मैं पाकिस्तान के स्टेटमेंट को मैंने देखा नहीं है। ठीक है। और चूंकि यहाँ की न्यूज़ के साथ मैं थोड़ा सा मसरूफ और मशगूल था कि चूंकि दीगर जो चैनल्स हैं उनके साथ भी ईरान गुफ्तगू हो रही थी। ईरान में इस वक्त सूरत हाल क्या है, वाजे करना चाहेंगे? देखिए, सूरत हाल नॉर्मल है। कुछ रूट्स को जहां पर वो भी न्यूक्लियर प्लांट्स के रूट को जहां पर अटैक हुआ है उनको बंद कर दिया गया है। और ये अटैक जो इसराइल की जानिब से हुआ है ये होगा भी, ईरान भी करेगा, वो भी करेंगे। ये दो मामला चल गया है। ईरान और इसराइल अब दो हो गए हैं। और एक खबर ये भी है कि नेतन्याहू ने इसराइल से फरार कर लिया है। ये भी आप अपनी ब्रेकिंग में चलाएं। अच्छा। एक खबर ये भी है कि नेतन्याहू इसराइल से फरार कर चुका है और नामालूम मकाम की तरफ निकल गया है। सही। तो ये खतरा है ना, नेतन्याहू को भी तो इसका अंदाजा है कि मैं क्या कर बैठा हूँ। तो ये मामलात सख्ती की तरफ जाएंगे। लोग पुरसुकून हैं, शहर पुरसुकून है। जिन मकामात पर अटैक हुए हैं उन पर काम जारी है। वहां से जो अच्छा, ये भी खबरें जो है वो हैं ज़राए मौसूल होते हैं हमें अक्सर व बेशतर जब भी ये मामलात होते हैं कि बैतुल मक़दस को अपने छुपने का ठिकाना बनाते हैं, क्योंकि कोई भी मुसलमान मुल्क बैतुल मक़दस के ऊपर हमला नहीं कर सकता है। नहीं, ये बैतुल मक़दस में भी नहीं है। इसराइली तो अब फरार हो गए, इस वक्त पनागाहों में हैं। उन्होंने देखिए, उन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है, वो उन्होंने अपनी तैयारी के साथ की है। उन्हें मालूम है कि हम जब ये काम करेंगे तो वहां से रिटेलिएशन कैसा आएगा। इसलिए उन्होंने अपनी जो गवर्नमेंट की कैबिनेट है या फौज की एलीट क्लास है या आवाम के लिए जो उन्होंने पहले ही, क्योंकि ये बदनाम ज़माना दुनिया की जंगजू यानी जारहाना और शिद्दत पसंदाना कौम तो है ना इसराइल, इसमें तो कोई शक नहीं है। दुनिया में जितने लोगों का कत्लेआम इन्होंने किया है शायद दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतों ने भी नहीं किया होगा। तो इन लोगों ने बंकर्स भी रेडी किए हैं और अब लोगों को इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप बंकर्स के अंदर चले जाएं और अपने आप को महफूज करें। यही सिलसिला अभी तक चल रहा है। मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अपना भी ख्याल रखिएगा और वक्तन फ़वक्तन हम आपसे राब्ते में रहेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। मुर्तज़ा नगरी हमारे साथ मौजूद थे ईरान से, और वाया ईरान हमें सारी तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि इस वक्त क्या मामलात हैं ईरान के अंदर। जो जौहरी हेडकोार्टर्स जाने वाले रास्ते हैं उनको कॉटन ऑफ कर दिया गया है, उनको वो रास्ते मुनक़ता कर दिए गए ताल्लुकात, और वहाँ पर अभी इस वक्त रेस्क्यू का प्रोग्राम इस वक्त जारी है, लेकिन अंदर जाने से फिर भी रोका गया है अफशीन। और ये बताया गया है कि जौहरी प्रोग्राम है, हो सकता है कि पार्शली एक्टिव हो गया हो तो उसके कुछ असरात, कुछ पार्टिकल्स वहाँ पर हो। लेकिन सुबह सवेरे ये जो हमला किया है सेहूनी रियासत ने, इसराइल ने, उसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं यानी कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू भगोड़े निकले हैं और भाग गए हैं नामालूम मुकाम पर। उनके अंदर वो मुसलमानों वाली शहादत की तो ख्वाहिश है ही नहीं, तो ये लोग सिर्फ छुप सकते हैं हमला करके। इस वक्त हमारे साथ सीनियर तजज़ियाकार नय्यरुद्दीन साहब भी मौजूद हैं, उनसे इस सिलसिले में मालूम करेंगे। नय्यरुद्दीन साहब, इसराइल की जानिब से ईरान पर बाकायदा जंग का आगाज किस हद तक खिते में तबाहकुन नताइज का पेश ख़ीमा साबित हो सकता है? देखें, ये डिपेंड करेगा कि ईरान में कितनी हिम्मत है, कितनी ताकत है, या सिर्फ ईरान की तरफ से स्टेटमेंट से आएंगी लॉफ्टी वर्ड्स के साथ। होना तो ये चाहिए था कि ईरान को 100% ये पता था कि इन्होंने पूरे इलाके से अपने डिप्लोमेट्स, उनकी फैमिलीज को निकाल लिया और ईरान पर हमला इमिनेंट है। उसके बावजूद दो बातें बड़ी हैरान कुन है। एक तो ये कि इनके जो टॉप कमांडर हैं वो फ्लैट में जनाबे वाला उन्हें शहीद किया गया। ये समझ से बाहर है कि भाई इस क्रूशल टाइम पे, जंगी टाइम पे, जबकि ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा था कि इसराइल हमला करने ही वाला है। कल तो मैंने लिख के दिया था कि चंद घंटों की गेम है, चंद घंटों मेरे अल्फाज हैं वहां पे लिखे हुए। तो मुझे अगर अंदाजा था तो इनके कमांडर्स को अंदाजा नहीं था, और वो फ्लैट में, उनको तो बंकर्स में होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये है कि इतना अरसा गुजर गया है और अभी तक ईरान की तरफ से ऐसा कोई जवाब नहीं आया
तो या तो अब फर्ज करें ये जो खबर आई थी कि जो 100 ड्रोन भेज दिए हैं, तो 100 ड्रोन भेज दिए हैं तो वो फिर कहाँ गए? वो तो इस तरह से डाक में खत डाल दिया है। हाँ। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो डाक में खत डालने वाली बात नहीं, दिस इज अ वॉर। और अब सारी रेड लाइंस क्रॉस हो गई हैं, इनके न्यूक्लियर और मिलिट्री फैसिलिटीज पे टोटल हमला हुआ है, लेकिन ईरान की तरफ से अभी तक कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं हुई है। तो इस सिलसिले में अब हम सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं, या जुमे का खुतबा सुन सकते हैं शायद खुमैनी साहब दें। ठीक है, पाकिस्तान का इस पर क्या मौकफ है? वज़ारत ख़ारिजा का कोई जवाब आया है? बरादराना ताल्लुकात के लिए अब तक कुछ एक्टिव किया गया, या सिर्फ जवाबात और मजम्मती बयान सामने? मजम्मती बयान ही चल रहा है जनाब, इससे ज्यादा और क्या चलेगा? आप वैसे क्या तवक्को करते हैं? जी अच्छा, सिफारती सतह पर आप ईरान को किस जगह देख रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान भारत जंग में तो फिर भी पाकिस्तान के साथ तुर्की, मलेशिया और दीगर ममालिक ने जो है ना सपोर्ट का इंदिया दिया, लेकिन इस वक्त ईरान को सिफारती सतह पर आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, सिफारती सतह जो होती है ना, वो आपकी जो स्ट्रेंथ होती है उसके मुताबिक ही जा रही होती है। अगर आप पाकिस्तान की मिसाल लें, तो जब पाकिस्तान की स्ट्रेंथ सामने आई तो उसके बाद फौरी तौर पे ये हुआ कि यूएई ने आपके जनाब 5 साल के लिए मल्टीपल वीजा खोल दिया। बिल्कुल ऐसे। कुवैत ने जो 19 साल का था बैन वो खोल दिया। सऊदी अरब में जब हमारे वजीर आजम गए, मुझे नहीं याद पड़ता पहले कभी ऐसा हुआ हो, लेकिन MBS ने उनकी गाड़ी चलाई एज ए ड्राइवर। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें होती है। अब ईरान को, अब मैं हैरान था कि यमनी जो है वो ये सोच रहे थे कि भाई इन्होंने पहले क्यों नहीं स्ट्राइक किया जी। जब इन्हें सारा कुछ पता था तो क्यों कहा कि आके पहले हमें तबाह कर दो, हमारी लीडरशिप खत्म कर दो, फिर हम जंग लड़ेंगे। तो लड़ लेते रहे जी। अच्छा, ईरान जो यूरेनियम अफजोदगी कर रहा है, तो वो किस हद तक के उसके पास एटमी सलाहियत मौजूद है कि वो इस वक्त जवाबी कार्रवाई की पोजीशन में है? क्या ड्रोन्स के अलावा भी वो कोई हमला कर सकते हैं आगे? देखिए, ईरान के पास है मिसाइल और उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल भी हैं, और इन्होंने और जगहों के अलावा इन्होंने उस वक्त भी शो किया था जब इनके कमांडर को उन्होंने कासमी थे कौन थे जिन्हें वहां इराक में कत्ल किया था, तो उस वक्त अमेरिका के बेसिस के ऊपर इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए थे, आपको याद होगा। तो इनकी ताकत तो है, लेकिन क्योंकि टॉप मिलिट्री कमांड जो है वो आपकी फारिग हो गई है और आपके साइंसदान भी कुछ फारिग हो गए हैं, बिल्कुल, जिनकी आप हिफाजत नहीं कर सके। तो अब जंग लड़े, फिर आप जो भी है आपके पास वो चीजें जो आपकी हैं वो सामने आएंगी, लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं नजर आया। हाँ। और वो जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ड्रोन इस तरह भेजे हैं जैसे कि वो खत में भेजे हैं, डाक में। अच्छा, हाँ बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा है। और जो इनके टॉप कमांडर हैं, जब उन पर हमला हो चुका है, जब वो शहीद हो चुके हैं, तो इस वक्त डिसीजन लेकर कौन होगा वहां पर? डिसीजन इस वक्त कौन लेगा? आप नॉन प्रोफेशनलिज्म देखें कि वो घर पे थे जी, इतने सख्त क्राइसिस में, जबकि वो लीडरशिप जब फौज की उड़ा दी जाए ना जी, तो वो पहला स्टेप होता है कि तितर बितर करने के लिए फौज को। तो ये फौज इसकी बहुत हिफाजत करती है अपनी लीडरशिप की, और उनको डीप बंकर में रखती है। बिल्कुल, अब हिफाजत तो नहीं कर सका ईरान, तो अब वहां पर डिसीजन कौन लेने की पोजीशन में है? वो उन्होंने ये नेक्स्ट कमांडर बनाया, वो लेंगे पोजीशन में, वो चार्ज संभालेंगे। लेकिन जब तक चार्ज संभालेंगे, इसराइल की तरफ से मेरे ख्याल में 5 हवाई हमलों की वेव आ चुकी है। अच्छा, ठीक है। नहीं साहब, आप अंदाजा करें कि इतना जबरदस्त नुकसान हुआ है इनिशिएटिव ना लेने का। ठीक है नैयर साहब, ऐसा तो नहीं होता होगा ना कि जो सिर्फ महारत चीफ के पास है या जो दिमाग में चीफ के प्लान चल रहा है वो एग्जीक्यूट करने से पहले डिस्कशन ना किया गया हो, पूरी कोर से डिस्कशन किया जाता है, तो अब जो नेक्स्ट अवेटिंग कमांडर होगा उसको भी उस तमाम स्ट्रैटेजी से वो तो उनको भी पता होगा ना, लाइल्मी तो नहीं होगी उनकी। इज दैट ट्रू? 100% सही कह रहे हैं। उनको प्लान बी के बारे में तो पता होगा। अगर प्लान ए बहैसियत मुसलमान अगर वो नहीं छुपे हैं, नहीं इधर गए हैं, दीदा दिलेरी से आवाम के बीच में बैठे हुए अपने फ्लाइट के अंदर हैं, ठीक है, आपकी बात की रिस्पेक्ट करते हुए एक जगह बिल्कुल सही कह रहे हैं आप स्ट्रैटेजिकली, लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऐसा कुछ होता तो प्लान बी तो ईरान के पास मौजूद होगा ना। ईरान कोई छोटी रियासत तो नहीं है। बिल्कुल, ये मैंने नहीं कहा, लेकिन जो डिले हो रही है जी वो इनकंसीवेबल है। वो जी, ये बात तो सही कह रहे हैं, इसका जवाब नहीं है। ये बात तो सही कह रहे हैं। अच्छा, ईरान का जौहरी प्रोग्राम अब किस मरहले पर है? क्या इसराइल को इससे क्या खतरा है? डेफिनेटली अगर खतरा ना होता
कम से कम 6, 7, 8 महीने का उन्होंने टाइम देख के कि ये नॉर्मल तरीके से अगर चले तो वहां तक बना लेंगे। लेकिन अब चूंकि इमरजेंसी हो गई है, तो हो सकता है ईरान 2-3 महीने या 4-5 हफ्ते में ही एटम बम बना ले, कम से कम 1 या 2। जी, तो क्या ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम मजीद जारहाना अंदाज में जारी रखेगा या इसको अब रोकने पर मजबूर हो जाएगा आफ्टर ऑल दिस जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर उसके हमले हो चुके हैं? मेरे ख्याल में अब ईरान जो है ना फौरी तौर पर अपने आप को एक न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर करेगा, और बहुत ज्यादा खतरा है। देखें, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक का मतलब है कि रेडियो एक्टिविटी हवा में फैल जाए और ये पूरे इलाके में एक तरह से ना जिसे कहते हैं कंटेमिनेशन हो जाए न्यूक्लियर। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसको आप ध्यान में रखें और ये देखें कि मामला बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है, और अब ईरान के जवाब पे सब कुछ मुनसर करता है कि ईरान जवाब किस तरह, क्या ईरान भी उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक करता है या नहीं करता। ठीक है, बार बार ये कहा जाता है, आपको याद होगा कल ही बताया था कि हमने 2 टन का एक ऐसा बम बना लिया है जो हमारे जो मिसाइल हैं इंटरकॉन्टिनेंटल कह लें या जो उनके लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं, अच्छा। उसके ऊपर उन्होंने फिट किया हुआ है। तो अब देखते हैं वो 2 टन का मिसाइल वो कहाँ फेंकते हैं। क्योंकि ईरानी लीडर का तो यही जवाब आया है कि अब हम बहुत एग्रेसिव स्टांस होगा, अब हमारा सख्ती से निपटेंगे इस हमले के बाद। हाँ, लेकिन मैं ये बताऊं कि होना प्रीएम्प्टिव चाहिए था। जब उनको मुकम्मल पता चल गया था तो ये उनका नुकसान पहुंचाता है, बजाय उनको इजाजत दी कि इसका नुकसान कलामी की माजरत। मेरे ख्याल में कोई भी मुस्लिम कंट्री इस पोजीशन में अभी तक ये है ही नहीं कि वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सके। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक तो हम कहें कि अमेरिका और इसराइल का ही हमेशा वतीरा रहा है, तो यहाँ से तो किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इसराइल और अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करे। देखें, बात ये है कि है जुर्म ज़ईफी की सजा मर्ग मफाजात। अगर आप कमजोर है ना तो फिर आपके लिए इस दुनिया में जगह कोई नहीं। ठीक है, और जंग की सूरत में याद रखें, अगर जंग होनी ही होनी है तो फिर पहले हम अपना नुकसान क्यों करें, चाहे हमारे पास वो सलाहियत है या नहीं है। ठीक है, पहले हम अपना नुकसान क्यों होने दें, मुझे इसका जवाब चाहिए। नहीं साहब, एक सवाल आपसे और करना चाहेंगे कि इलाकाई जंग की सूरत हाल इख्तियार हो चुकी है, क्या पाकिस्तान पे से असरात मुरतब होंगे? देखिए, पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा असरात मुरतब हो सकते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक, अगर फर्ज करें ईरान ये जो है हरमुज का जो एक तंग सा समंदर का इलाका है वो बंद कर देता है और पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं, तो सबसे पहले तो हमारे ऊपर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है ना वो बढ़ेंगी। बिल्कुल, ठीक है, तो ये लिंगर ऑन हो जाएगा, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ जाएंगी। इसके अलावा उसके बाद दूसरी जो सप्लाईज हैं उनके लिए भी बड़े मसाइल पैदा होंगे। ठीक है, अच्छा, अमेरिका ने भी इंदिया दिया है कि सख्त मुज़ाकरात होंगे अब ईरान के साथ और ईरान को अपने जौहरी प्रोग्राम से दूर रहना चाहिए। इस पूरे मामले को आप अपने माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस में कैसे देखते हैं? देखिए, ईरानी जो है वो 10 साल तक लड़ चुके हैं एक लंबी जंग इराक से जी। मैं नहीं समझता कि अब वो जो है ना किसी लिहाज से भी सरेंडर करेंगे। ईरानी कौम पे मुझे नहीं तवक्को कि वो हथियार डालेगी। दे विल फाइट इट आउट, चाहे जिस तरह से भी। अगर आप ये देखें कि हमास तो अब भी फाइट करे। आज ही मैंने एक क्लिप देखा है जिसमें इसराइल के ड्रोन ने वो तस्वीर रिकॉर्ड की है कि वहां पे इसराइल के टैंक पे हमास ने हमला किया है। अभी अगर इस सूरत हाल में जब उन्हें रोटी और पानी को तरस रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, तो ईरान भी लड़ सकता है। सही। अच्छा, तो क्या ये हमले जो है ईरान को इश्तियाल दिलाने की सोची समझी साजिश है ताकि खिता मुकम्मल तौर पर जंग की तरफ चला जाए? नहीं, बात जंग की नहीं है। बात ये है कि वो ये कहते हैं कि इस खत्ते में सिवाय इसराइल के और किसी के पास न्यूक्लियर पावर नहीं होनी चाहिए, और उस रास्ते पे, उस पॉलिसी पे और उस प्लान पे उन्होंने आज अमल दरामद कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया नयरुद्दीन। आप ये देखें कि दुनिया में कोई भी मुल्क अगर किसी के न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला करता तो इस वक्त सलामती काउंसिल का इजलास हो रहा होता। बिल्कुल ऐसा ही होता। कोई परवाह नहीं है कि ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स पे हमला हुआ है जी, यही देख रहे हैं, माना गया है और देखा गया है, और किसी को कोई नहीं तो नहीं है साहब। क्या ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी नहीं है जो कुछ हुआ सुबह सवेरे? ईरान अगर रिटेलिएट नहीं कर रहा, जवाब देने में अभी देर कर रहा है, तो क्या इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा कुछ पीकर सोई हुई है? क्या आंखें उसकी मूंद गई हैं? क्या आंखों में कीचड़ है, नजर नहीं आ रहा, धुंधला गई ये तमाम तस्वीर? के अब तक कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है।
आप अक़वाम मुत्तहिदा की बात